मंडप में उपस्थित सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता, संगठनों के नेता, ईवीएम विरोधी कृषि समिति के सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी को मेरा नमस्कार। आज जो दृश्य धाराशिव में दिख रहा है, एक छत के नीचे सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग उपस्थित हैं, सभी जाति से, धर्मों से लोग एक साथ आकर इस मंडप में बैठे हैं। ये चीज मायने नहीं रखती कि कितने हैं, 100 है या 200 है, ये मायने नहीं रखती है। मंडप में जो बैठे हैं तो भले ही संख्या में कम होगी, लेकिन एक एक आदमी 100 के बराबर है, हिम्मत वाला है। आज बड़े बड़े मूंछों वाले अपने घर में बैठे हैं, लेकिन हमारी छोटी बहन जीनत ने रास्ते पे उतर के क्रांति का एक नारा दिया है और उसको सभी धाराशिव के जो लोग हैं साथ दे रहे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये ईवीएम का विरोध अभी जो देश में बढ़ रहा है, आज जो धाराशिव में दृश्य है कि सभी जाति धर्मों के और सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये दृश्य मैं राष्ट्रीय स्तर पर देखना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक साथ आने के लिए तैयार नहीं है। हमें आजादी पाने में 90 साल लग गए थे। वजह यह थी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग गुटों में आंदोलन होते थे और अंग्रेज उनको दबा दिया करते थे। इसी कारण से हमको 90 साल लग गए। आज भी हमारे देश में ईवीएम के विरोध में माननीय वामन मेश्राम जी काम कर रहे हैं, माननीय भानु प्रताप जी काम कर रहे हैं, महमूद राजा जी काम कर रहे हैं, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण जी काम कर रहे हैं और छोटे मोटे बहुत से नेता बहुत शहरों से काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग इस तरह से अलग अलग काम करते रहे और सिर्फ जन जागृति करते रहे, तो दूसरी तरफ मोदी जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है 2-4 दिनों में पूरा चुनावी प्रोग्राम डिक्लेयर हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी और हमको ऐसे 2-4 लोगों को इकट्ठा होना भी मुश्किल हो जाएगा। हमें कुछ इस तरह से कदम उठाना चाहिए कि 100 सुनार की एक लोहार की। जैसे आज ये सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वैसे हमें जो दिल्ली के मुख्य चुनाव आयोग है उनके सामने जाकर अभी बैठने की नौबत आई है और वही करना चाहिए, ना कि अभी पीएमओ का घेराव, सुप्रीम कोर्ट की तरफ कुछ करना या जैसे हम लोग आज कर रहे इस तरह के आंदोलन करना नहीं। इसके बजाय राष्ट्रीय स्तर पर एक ही आंदोलन हो जो चुनाव आयोग का घेराव हो, और जब तक वो ईवीएम से चुनाव लेने की, पीछे लेने की बात नहीं करता, बैलेट पेपर से चुनाव लेने की बात नहीं करता, तब तक वहां से नहीं हटेंगे। हो सकता है जैसे किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवान जो लड़कियां थी उन पर अत्याचार हुए, उसी तरह से हमारे पर अत्याचार होंगे। कोई बात नहीं, 2-4 गोलियां लगेगी, कोई मरेगा कोई जिंदा रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जितनी मुश्किलों का सामना करके हमारे स्वतंत्र वीरों ने हमारे देश को स्वतंत्र किया है, तब ऐसी नौबत थी कि 8 दिन में फांसी चढ़ा दिया जाता था अंग्रेजों के खिलाफ बात करने से। आज तो वो नौबत नहीं है। हमारा देश जो है लोकतंत्र है और 8 दिन में किसी को फांसी नहीं दी जा सकती, और अगर दी भी जाती है तो कोई बात नहीं, आज भी हम स्वतंत्र है ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि हर जगह देखो मोदी जैसा चाहता है वैसे हो रहा है। सारे शासन में बैठे हुए, प्रशासन में बैठे हुए लोग गुलाम हो चुके हैं। 2 लोग मैंने ऐसे देखे, रघुराम राजन और उर्जित पटेल, जिन्होंने इतने बड़े पद पर लात मारी, त्याग दिया, लेकिन मोदी का नहीं सुना। लेकिन हम देख रहे हैं कि कलेक्टर लेवल का आदमी भी उसका सुन रहा है। जो रिजल्ट गलत है, जो चुनकर आया नहीं है, जिसको बहुमत नहीं है, उसको भी विजयी घोषित कर देता है। ये हमने बहुत सारे राज्यों में भी देखा है और हाल ही में भी देखा है। तो इस तरह से जो ये हुकुमशाही का काम चल रहा है, इसी तरह से अगर चलता रहा तो हम स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। आज शासन और प्रशासन में बैठे हुए सभी जो बड़े बड़े अफसर है, उन्होंने अगर रघुराम राजन जैसा या उर्जित पटेल जैसा किया कि सर आप सरकार में हो, ठीक है, लेकिन हम हमारे पद से अन्याय नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, आप गलत करने को कहेंगे तो हम रिजाइन दे देंगे। अगर इस तरह से रिजाइन होना शुरू हो गए
तो मोदी कब तक इनके हाथों से इस तरह के काम करेगा जैसे ईडी से करवा रहा है, सीबीआई से करवा रहा है। ये ईडी में जो बैठे हुए हैं ये पालतू कुत्ते की तरह काम किए जा रहे हैं, ना कि इनका कोई स्वाभिमान बचा है ना ईमान बचा है। खैर, अभी हम आते हैं कि मोदी जी आपकी बार कह रहे कि आपकी बार 400 पार। मोदी जी ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जो तीसरा चुनाव 400 के पार करने वाले हैं। हमारे देश में 150 करोड़ का कर्जा उन्होंने 150 लाख करोड़ का कर्जा उन्होंने बढ़ा दिया। उस कर्जे से क्या किया, कितना भ्रष्टाचार किया, हमें कुछ पता नहीं है। हमारे देश का कितना टन सोना वर्ल्ड बैंक में गिरवी रखा, हमको कुछ पता नहीं है। पीएम केयर फंड के माध्यम से कितना चंदा इकट्ठा किया, कितना खा गए, हमको कुछ पता नहीं है। राम मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे कितना चंदा इकट्ठा किया, कितना खाया, हमको कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने जो बेरोजगारी की, आज हमारे युवा भाई बहन आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरी नहीं है, शादियां नहीं हो रही है, खाने को मोहताज है, चोरी करने की नौबत आई है, तो इतनी सारी बेरोजगारी बढ़ गई है। इन्होंने ये काम किया कि बेरोजगारी बढ़ा दी। जो इन्होंने वचन दिया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसमें से कुछ पूरा नहीं किया। इन्होंने कोरोना के नाम पे पूरा देश बर्बाद किया, जो कि कोरोना नाम की कोई बीमारी थी ही नहीं। इनको वैक्सीन देना था, वैक्सीन देने के बाद लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है। इस बीमारी से लोक संख्या कम करने का जो उद्देश्य था, जैसे कि बिल गेट्स की वीडियो हमने सुने होंगे, तो इस तरह से ये कोरोना के माध्यम से बहुत सारे लोगों को घर में बिठा के रखा, व्यापार उद्योग डूबे। जीएसटी लागू किया, उससे व्यापार उद्योग डूबे। इन्होंने नोटबंदी की, 150 लोग लाइन में लगकर मर गए। तो ऐसे कई काम है जो गिना सकते हैं कि एक भी अच्छा काम नहीं किया। उसके बावजूद भी मोदी बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि अब की बार 400 पार हो सकता है। भाई तू 400 पार करेगा, 500 करेगा, 600, 700 भी पार करेगा, ये भी तेरे पास में है, तो कितने भी पार कर सकता है। मुझे तो लगता है कि अभी अगली बार ये लोग अपनी खुद की ईएम लेके जाया करेंगे चुनाव आयोग के सामने, कलेक्टर के सामने, कि देखो सर ये मेरे पास ईएम है, इतने और पड़े, इतनी ईएम के ही मालिक हो गए। तो इस तरह से इनके 400 पार का जो नारा है, ये कौन से कॉन्फिडेंस में आकर दे रहे, ये समझने वाली बात है। हम देख रहे हैं कि जो 2014 में कोई भी बटन दबाते थे तो वोट जाता था कमल को। उसके बाद इन्होंने 5 साल में इतने सारे गलत काम किए कि 19 में जो चुनकर आएंगे ऐसा बिल्कुल भरोसा नहीं था। तब भी इन्होंने चुनाव के पहले ही बोल दिया था कि हम इस बार 300 पार करेंगे। मोतीचूर के लड्डू भी बनना शुरू हो गए थे। तो ये कॉन्फिडेंस इनको कहां से आता है? हमने कई बार सुना होगा, हमने कई बार देखा है कि ईवीएम चुनाव के बाद में निजी व्हीकल में यहां से वहां ले जाए, हमने देखा है। ये कहां से आती है ईवीएम? जब 20 लाख ईवीएम चोरी हो गई, ये बार बार मुद्दा उठता है। कर्नाटक के कोर्ट में भी ये मुद्दा उठा था, कर्नाटक के विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन इग्नोर किया जाता है। तो ये 20 लाख ईवीएम, 20 लाख से ज्यादा ईवीएम, ये कहां गायब है? कौन इनको हजम कर सकता है? छोटी मोटी पार्टियों में ताकत नहीं है। ईवीएम चोर कौन है? ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले हैं, इन्हीं के पास है। और ये लोग उसी को अदली बदली करके काम कर रहे हैं। 2014 में ये हैक करके काम करते थे, वोट किसी को भी जो कमल को जाता था। और अब 19 के बाद इन्होंने जितनी ईवीएम चुनाव आयोग के पास है, उतनी ईवीएम अपने पास चोरी से रखी हुई है। अब ये लोग एक्सचेंज करते हैं। कर्नाटक में हमने दृश्य देखा, लोगों ने निजी व्हीकल में ईवीएम पकड़ी, गाड़ी को पलटी किया, ईवीएम तोड़ी। तो इस तरह से ईवीएम की चोरी करके ये लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं। इनके पीछे कोई मैंडेट नहीं है, कोई बहुमत नहीं है, जनमत नहीं है। इन्होंने ऐसी कोई जाति नहीं छोड़ी, कोई धर्म नहीं छोड़ा जिन पर अत्याचार नहीं किया। ये हिंदू हिंदू को बोलते हैं, लेकिन देश में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो हिंदुओं का हुआ है। ये किसानों की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बर्बाद किया है तो किसानों को किया है। तो ये मोदी सरकार या बीजेपी या आरएसएस ये देश हित में कभी काम नहीं कर सकती। ये लोग ये वो जमात है जो बिना काम किए, जैसे हमने देखे कि पशु पक्षियों के जो शरीर पे टिक होते हैं, जो उनका खून पीकर जीते हैं, उस तरह के लोग हैं जो खून पीकर जीते हैं, जो मेहनत के बिना जीना चाहते हैं, अय्याशी करना चाहते हैं। इस तरह की ये जमात है। तो ये लोग भलाई देश हित की बात करेंगे, राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, लेकिन इनमें वो चीज बिल्कुल नहीं है।
ये सारे काम जो करते हैं देशद्रोह वाले काम करते हैं। अभी ईवीएम के मुद्दे में हम लोगों को एक निर्णय लेना होगा, बिना डरे निर्णय लेना होगा कि हमको करना क्या है। मोदी जी रुकने वाले नहीं है, वो चुनाव लेने की जरूरत जरूर करेंगे, अभी भी उनकी पूरी तैयारी चल रही है, लेकिन उनकी द्विधा मनस्थिति है। अभी 2-4 दिन पहले एक राम माधव का स्टेटमेंट आया था जो नवभारत में छपा है। उन्होंने कहा था कि हो सकता है 2024 के चुनाव हम लोग लेंगे ही नहीं और यही सरकार कंटिन्यू रहेगी। तो अभी जो ईवीएम के खिलाफ माहौल भारत में दिख रहा है, तो उनको डर पैदा हो गया कि हो सकता है कि चुनाव प्रक्रिया शांति से पार नहीं पड़ेगी। तो ये लोग जल्दबाजी में कोई इस तरह का कानून बनाएंगे कि चुनाव लेने की नौबत ही नहीं आएगी। जैसे कि रशिया में किया है, जैसे कि चाइना में किया है, वहां पे लोकतंत्र नाम के लिए है, बाकी सारी हुकुमशाही है, और ये उन्हीं के दोस्त हैं। अभी कुछ लोगों को एक सवाल मन में आता है कि राहुल गांधी जी पहल क्यों नहीं करते, राहुल गांधी जी ईवीएम के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते। वही राम माधव ने एक बात और कही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत अलग करवट ले रही है। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने G20 का जो एक प्रोग्राम लिया था, उसमें एक वाक्य है नीचे, वन अर्थ वन फैमिली और कुछ तो ऐसा है जो, तो उस पर हम लोग गौर नहीं कर रहे क्यों, क्या है वसुधैव कुटुंबकम। तो पूरे दुनिया को वो लोग एक फैमिली में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक अर्थ पर एक ही राष्ट्र कैसे हो सकता है। इसमें अमेरिका की जो चाल है कि पूरे दुनिया पर राज करेंगे, इसलिए बिल गेट्स के कुछ वीडियो पुराने आपने देखे होंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल में लाना चाहिए, और उसी पॉपुलेशन कंट्रोल का जो प्रोग्राम था वो कोरोना के माध्यम से हमारे भारत में लाया गया, और बहुत लोगों को कोरोना की दवा देके मारा गया। उसके बाद जो वैक्सीन दिया उससे बहुत सारे लोग मर रहे। हो सकता है आने वाले 5-6 सालों में और भी पॉपुलेशन कम हो जाएगा। और मैंने राहुल जी की बात की कि राहुल जी ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। जो अंतर्राष्ट्रीय राजकारण है, राजनीति है, वो मोदी को पूरक है। मोदी उनके लिए बहुत अच्छा आदमी है, राहुल जी नहीं है। मोदी जी अमेरिका जो कहेगी वो कर रहा है, मोदी जी चाइना कहेगी वो कर रहा है, रशिया कहेगी वो कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि राहुल जी वो ना करे, इसलिए उनको भटकाया जा रहा है, उनको राजनीति में इधर उधर करने के लिए छोड़ा जा रहा है। जैसे कि अभी भारत न्याय यात्रा, पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन लोगों ने जात पात धर्म में सबको बांट दिया था, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब भारत न्याय यात्रा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो ईवीएम को विरोध करने की जरूरत है, लेकिन वो ईवीएम को विरोध नहीं कर रहे, खुलकर विरोध नहीं कर रहे। हो सकता है कि उनके पीछे पूरा देश खड़ा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, एक अलग करवट ले रही है, उसका हमें सामना करना है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो अलग चीज है। बस अभी हमारे पास एक रास्ता है, अगर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं तो वहां पे जितनी भी जनहित याचिका है वो प्रलंबित है, उन पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके भी ईवीएम के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। चुनाव आयोग के पास कितनी कंप्लेंट गई है, अभी हमारे आंदोलन चल रहा है, वो अंधा नहीं, वो देख रहा है, उसके बावजूद वो भी कोई कदम नहीं उठा रहा है। सरकार से तो हम गुजारिश कर ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार में ही चोर बैठे हैं। तो अब जाए तो कहा जाए जिससे ये ईवीएम बंद हो। हमें सिग्नेचर मुहिम करना, ये जन जागृति का काम है, हम सवाल ले रहे जन जागृति का काम है, लेकिन अभी आखिरी आंदोलन होना चाहिए जो दिल्ली में होना चाहिए, और तब तक होना चाहिए जब तक ये ईवीएम बंद होने का निर्णय नहीं होता। अगर इन लोगों ने जल्दबाजी में चुनाव लेने की कोशिश की तो हमको हर एक को तैयार रहना चाहिए ईवीएम तोड़ने के लिए। वामन मिश्राम जी ने जो बोला कि हम ईवीएम तोड़ेंगे, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं भी कहता हूं कि मैं खुद ईवीएम तोड़ूंगा और लोगों को भी बताऊंगा, चाहे वो देशद्रोह का खटला क्यों न डाले, कुछ नहीं होगा। जब अंग्रेजों का राज था, तब जब गोलियां खाई लोगों ने, तब नहीं डरे, तो अब हम क्यों डरे? हमको तो खाली ईवीएम तोड़ना है। मोदी और शाह ने इस देश को अपने बाप का देश समझ रखा। जिस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे लाखों भाई और बहनों ने गोलियां खाई है, फांसी गए हैं, आजन्म कारावास भुगता है, वो क्या इन चोरों के लिए भुगता है? इन चोरों के लिए इतना बलिदान दिया था कि ये आगे आए और इस देश को लूटे। आज जिस तरह से अलग अलग माध्यमों से
ये लोग देश को लूट रहे हैं। आज हमारे जेब में पैसा नहीं है, जीएसटी के माध्यम से 70-72 पैसा राज्य और केंद्र शासन के पास चला जाता है और हमारे जेब में बच रहा है 30 पैसा। हम लोगों के जेब हमेशा खाली लगते हैं। होटल में जाओ जीएसटी भरना पड़ रहा है, यहां तक कि बैंक में जाकर स्टेटमेंट निकालो। पहले जीएसटी के बारे में इन्होंने कहा था 1 कंट्री 1 टैक्स होगा, लेकिन सारे टैक्स कायम रखे, सर्विस टैक्स, XYZ सारे टैक्स कायम रखे, ऊपर से जीएसटी वसूला जा रहा है। अब यह था कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, इन पे जीएसटी लगना था, लेकिन भर कौन रहा है? ग्राहक भर रहा है। तो ऐसी जगह से जीएसटी वसूला जा रहा है कि हम बैंक में जाते स्टेटमेंट निकालते उस पर भी जीएसटी। अब वो कोई प्रोडक्ट है, वो कोई व्यापार है, उस पर भी जीएसटी लिए जा रहे हो। तो ये जो गुजरात की जो नीति है, व्यापार नीति, जो बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता में व्यापारी नहीं आने चाहिए, और हमने जो 14 में भूल की, हमने व्यापारियों को सत्ता में लाया और इसी वजह से आज हमको ये भुगतना पड़ रहा है। हमने जो बड़े बड़े मोदी ने सपने दिखाए थे, उसके झांसे में आकर बहुत सारे लोगों ने, हम में से भी कई लोगों ने मोदी को वोट दिया, जो उनको लगा था कि भाई ये सपने दिखा रहा है तो हो सकता है सच हो जाएगा और भारत एक महान राष्ट्र करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर आएगा। लेकिन इसने सारे राष्ट्र को भिखारी बना दिया। ये खुद भी लूट रहा है और इनके व्यापारी जो साथी है उनको भी लूटा रहा है। तो साथियों, हमको आज ये मन में पूरी तरह निर्णय लेना होगा कि ईवीएम से अगर चुनाव होते हैं तो हमको ईवीएम तोड़नी ही पड़ेगी और हमको तैयार रहना पड़ेगा। और अगर दिल्ली में जाकर एक ही आंदोलन करते हैं और वो निर्णायक आंदोलन करते हैं तो उसके लिए हमको घर से बाहर निकलने की जरूरत है। हमको जाना पड़ेगा देश के लिए, ना सही लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमको ये करना पड़ेगा, वरना हमारी आने वाली नस्लें जो है वो गुलामी में चली जाएगी। हमने बहुत खून की कीमत चुकाकर इस देश को स्वतंत्र किया है और आगे भी वो स्वतंत्र रहना चाहिए। इसलिए हमें आगे भी अगर खून देने की जरूरत पड़ती है तो हमको देनी पड़ेगी और हमको तैयार रहना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी का, जो आज जिस तरह से हिम्मत करके आप रास्ते से उतर रहे हो, बार बार उतर रहे हो, सब एक साथ आकर एक होकर लड़ रहे हो, ये बहुत तारीफ के काबिल है। हमारी बहन को भी मैं इस लड़ाई के लिए शुभकामना देता हूँ, जुनैद जी को, और ये लड़ाई हमेशा ऐसी कायम रखो। हो सकता है कि हम कुछ दिनों में इस तरह का निर्णय ले कि दिल्ली में एक आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और वहां आप सभी लोग आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अपने दोस्त खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक बहादुर सर, महाराष्ट्र समन्वय के ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, इनकी जानिब से बहुत अनमोल मार्गदर्शन रहा है। इस ईवीएम हटाओ देश बचाओ कृषि समिति की जानिब से जो भी आज आंदोलन लिया गया, इसमें बहुत से क्रांतिकारी इस आंदोलन में शामिल हुए। अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देंगे और उसके बाद छत्रपति शिवाजी चौक, वहां पे भी एक स्वाक्षरी मुहिम का एक बैनर लगा है, वहीं पे भी जिनके स्वाक्षरी नहीं हुए हैं उनको वहां पे स्वाक्षरी करना है।